हाँ जी, चल पड़ेंगे, शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो मैं भूल गया पिछले सीटिंग में। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जगह हमने मैनुअली भी हैंडल किया हुआ है इंजेक्शन को, ठीक है जी। वो इधर है प्रोसेस स्केड्यूल्स। जब ऐप स्टार्टअप होती है शुरू में हम स्केड्यूल्स प्रोसेस करते हैं, उसकी नोटिफिकेशन टाइम वगैरह सेटअप करते हैं, ठीक है। ये हमने हफ्ता करना होता है, ठीक है, जब भी ऐप स्टार्टअप होता है। तो उसके लिए मेन बूटस्ट्रैप के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है जिसको हम कन्फिग सर्विस देते हैं। कन्फिग सर्विस अब हम ऐप से गेट करते हैं। कन्फिग सर्विस क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इनिट के बाद मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स कि जब आप इनिट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक हो गया। इसका मतलब कन्फिग सर्विस अब क्रिएट ऑब्जेक्ट की है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने ऐप डॉट गेट किया और मैंने प्रोसेस स्केड्यूल उसको पास कर दिया, ठीक हो गया। ये प्रोसेस स्केड्यूल वाला काम भी ठीक करने वाला है, वो 2 महीने वाला। अच्छा, इसके अंदर अब ये मेरी स्केड्यूल नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि इंजेक्शन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ठीक है। इस वजह से मुझे इसको खुद ही मौके पे न्यू करना होगा, ठीक है। इसको मुझे प्रिज्मा सर्विस भी खुद ही से देना है, कन्फिग सर्विस भी खुद, सब कुछ खुद से देना होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जब मैंने इसको बनाया तो मुझे प्रिज्मा सर्विस और कन्फिग सर्विस खुद से देने पड़े, ठीक हो गया। उसके अलावा ये बाकी HTTP सर्विस, कॉमन सर्विस वगैरह ये भी इसको दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये स्केड्यूल नोटिफिकेशन सर्विस जो है ये मल्टीपल जगह पर यूज़ होती है, एक स्टार्टअप पे और एक हमारे कोड जब चल रहा होता है उसमें यूज़ होती है। अब वहाँ पे भी फिर मुझे इसको खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, ठीक है। और वंस अगेन इसको मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स दोबारा खुद से पास करना पड़ा। तो ये वो तकलीफ है जिससे आपको गुजरना पड़ता है अगर आप नेस्ट.js की इंजेक्शंस ना यूज़ करें। तो यू नो जस्ट थॉट आई शो यू दिस। ये क्यों आपने इसको नेटिव भी नहीं यूज़ किया था? मुझे स्टार्टअप में चाहिए और मुझे इसमें प्रिज्मा भी चाहिए। इसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे इसमें प्रिज्मा चाहिए। तो ऐप डॉट इनिट करूँगा तो फॉरन नहीं बन जाएगा, दैट्स फिर मुझे खुद प्रिज्मा रिक्वेस्ट को था, इस वजह से आपको हाँ, क्योंकि प्रिज्मा रिक्वेस्ट स्कोप है। इसका मतलब है कि ये जो मैं सर्विस बना रहा हूँ जो प्रिज्मा को यूज़ करेंगे वो भी रिक्वेस्ट स्कोप पे होगी जाएगी बना, ठीक है। तो ऐप इसका मतलब है स्टार्टअप में मुझे अवेलेबल नहीं है। जब ऐप इनिशियलाइज हो जाएगी तो मुझे अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट की टेक्स्ट में अवेलेबल होगी, ठीक है। तो उसको टेक्स्ट में भी चाहिए होती है, तो वहाँ पे भी मैं नहीं, मगर ये सबसे पहले स्केड्यूल इंस्टेंसेस बना रही है ना, मतलब ये स्केड्यूल इंस्टेंसेस बनाने वाला काम किधर होता है? उसको पढ़ रही है और उनको पढ़ के वो टाइमर सेट कर रही है कि नोटिफिकेशन भेजनी। और ये मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, तो किस डेटाबेस से? लूप लगा हुआ है हर डेटाबेस, हर टेनेंट के लिए लूप है, ठीक है। हर टेनेंट के लिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है मैंने, ठीक हो गई। तो ये हो गया एक साइड नोट छोटा सा इंजेक्शन की कहानी में। अच्छा जी, ऑन टू एक्सेस कंट्रोल परमिशन एंड राउटर्स। अच्छा, लॉगिन जब आप करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि बंदा ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वंस अगेन ऑथराइजेशन से डिफरेंट, इसको हम देखते हैं ये किस तरीके से हैंडल हुई है। किस किस को ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का फ़र्क पता है? अगर किसी को नहीं पता तो फिर डिस्कस करेंगे। एक बंदे को पता, किस किस को नहीं पता? और ना कुछ ऐसे बंदे जिन्हें पता है, आपको भी नहीं पता, क्यों जी? आपको पता फ़र्क? हाँ, ठीक हो गया। जिसको नहीं पता कुछ नहीं बात नहीं डिस्कस हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ऑथेंटिकेशन बेसिकली लॉगिंग इन होता है कि आपने कहा कि क्या ये एक वैलिड यूज़र है जो कि हमारे सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड है, क्या हम इसको जानते हैं, ठीक है। आपने ऑथेंटिकेट किया इसको कि ये वैलिड यूज़र है ही नहीं। वो होता है हमारा लॉगिन गार्ड, जीरो ये सारी स्ट्रेटजीज जैसी यूज़ होती हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको करने के लिए। तो इनको अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए गए हम SRC ऑथ के फोल्डर में, SRC ऑथ। सबसे पहले कहते हैं लॉगिन कार्ड देखो जाके, लॉगिन, ठीक हो गया। इसके अंदर है ये वंस अगेन ये इंजेक्शन स्कीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी चीज़ें इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इंजेक्टेबल नहीं मान लो ना कहीं इंजेक्ट हो सकता है ना उसके अंदर कुछ इंजेक्ट। अच्छा जी, तो इसको ये जो इंजेक्टेबल मार्क करने से एक वो खुद भी इंजेक्टेबल बनता है और एक उसके अंदर भी चीज़ें इंजेक्ट हो सकती हैं। हाँ,
इंजेक्टेबल मार्क करेंगे तो वो इंजेक्शन स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं आपसे- उसके अंदर वो खुद भी इंजेक्ट हो सकता है, उसके अंदर भी चीज़ें इंजेक्ट हो सकती हैं, और वो सब स्ट्रेटजी करेगा। अगर नहीं मार्क करेंगे तो ना वो इंजेक्ट हो सकता है ना उसके अंदर कुछ इंजेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये थोड़ा सा वंस अगेन ये थोड़ा सा रट्टा कोड है, ठीक है। ये मैंने एसटीएस की डॉक्यूमेंटेशन पे किया, उसने कहा ये करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये हो, ठीक है। बेसिकली मुझे चाहिए ऑथ सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑथ सर्विस का इंस्टेंस चाहिए, क्योंकि मैंने ये वैलिडेट यूजर का फंक्शन कॉल करा, ठीक हो गया। लेकिन ऑथ सर्विस के वो मैं इसके अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकता फॉर रीजंस ये कि एक तो ऑथ सर्विस को प्रिज्मा चाहिए होता है, ठीक है। फिर ये लॉगिन गार्ड भी मेरा रिक्वेस्ट स्कोप बन जाएगा, और मतलब कई सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से इसको मैं यूँ नहीं करना चाहता, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी सर पर मुझे याद है, इस वजह से मैं सर बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, एनीवे तो ये तरीका है कि जो आपने इंजेक्ट नहीं किया वो फिर भी आपको ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, तो इस तरीके से इसको गेन कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये सिर्फ शरीर ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना होता है, इसको किसी यूज़ नहीं करना होता है, ठीक हो गया। इस वजह से कोई प्राइवेट सर्विस रिव्यू हुआ, ठीक हो गया। तो लॉगिन गार्ड के अंदर हमने कहा ऑथ सर्विस मुझे यूज़र वैलिडेट करके दे दो, वो यूज़र वो नहीं चलाएगा, जो भी करेगा नहीं करेगा, एंड वो कहेगा कि अगर ये यूज़र वैलिडेट हो गया है तो रिक्वेस्ट के यूज़र के अंदर अटैच करके ट्रू रिटर्न कर दो। जब गार्ड कोई ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब होता है कि अब आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें बैक टू दी पाइपलाइन, जब गार्ड ट्रू रिटर्न करेगा तो इसको आगे जाने की इजाजत होगी, वरना फॉरबिडन एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी और वो वापस चला जाएगा, फॉरबिडन या अनऑथराइज्ड वेरिएबल एक्सेप्शन, ठीक है। डिफॉल्ट पे वो फॉरबिडन एक्सेप्शन थ्रो करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन कभी-कभी कुछ चीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब गार्ड से गुजरेगा तो उसके बाद वो आगे जाएगा। इसका मतलब है कि लॉगिन होने से पहले ही लॉगिन जब होती है तो कंट्रोलर तक ही नहीं पहुंचता कोड, और पहले ही पता चल जाता है कि ये यूजर वैलिड है, ठीक है। तो जो लॉगिन का कंट्रोलर है अगर रिजॉल्व ना हो तो फिर इसको भी रिजॉल्व होगा, कोड इसमें लिखा है। अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो प्रॉब्लम एक्सेप्शन थ्रो होगी, मैंने ऐसे करके नहीं देखा। जैसे वो रेगुलर तो से अगर रिजॉल्व ना हो मतलब फंक्शन के लिए तो वो पूरी मतलब ये फिर बिल्ड नहीं होता, कंटीन्यूअस मतलब डिफॉल्ट पे रिजॉल्व हो जाता है। ये कोड रन ही नहीं होता यूजुअली, तो अगर रिजॉल्व ना हो पता है। ये मैंने करके नहीं देखा, मॉडल रफ वाली रेजोल्यूशन मैंने करके ओके। तो उस गार्ड से गुजर के अब हमें पता है कि ये ऑथ सर्विस का वैलिडेट यूजर है, इसको फिलहाल बैक बहुत ही लिख देंगे, उसको रिक्वेस्ट देते हैं, बताया था कि यूजर वैलिड है, ठीक है। इस बार से इसी डिटेल में भी कस्टमर से जा रहे हैं। अच्छा जी, ये कि उसके बाद हमने कहा कि अब इसको लॉगिन कर दो। अब हमें पता चल गया कि यूजर वैलिड है और जायज यूजर है। अब ये यूजर जो है ये हम गेट यूजर से मिल रहा है हमें। गेट यूजर क्या करता है कि रिक्वेस्ट का डॉट यूजर जो है वो रिटर्न करता है, अनलेस उसको कोई स्ट्रिंग पास करें इंग्लिश के उसकी वो की दे देता है, ठीक है। तो मैंने जब की कोई नहीं थी तो ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर देगा, और रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर इसको ये इस वजह से मिलेगा क्योंकि लॉगिन गार्ड के अंदर मैंने कहा था कि अगर यूजर मिल जाता है तो उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर में अटैच कर, ठीक है, ताकि ऑनवर्ड आइंदा तमाम कंट्रोलर सर्विस ब्ला 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 में मुझे यूजर भी शामिल करो, ठीक हो गया। तो यहाँ गया हमें यूजर मिल गया और हमने कहा कि इस यूजर को लॉगिन कर दें। उसने अपनी कार्रवाई की और फाइनली उसने एक एनकोडेड JWT बना के रिटर्न कर दिया पेलोड, और उस पेलोड और एक कुकी हमने साइन कर दी और कुकी नेम से जो कि टेनेंट कॉन्फ़िग के अंदर डिफाइंड है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये EMU कॉन्फ के अंदर मौजूद होगा और कुकी, ठीक हो गया। इस कुकी के नाम से वो कुकी बना देगा, उसके अंदर भी टोकन सेव कर देता है, उसको साइन कर देता है, ठीक है। साइन कुकी का मतलब होता है कि बेसिकली कुकीज़ वैसे इनसिक्योर होती हैं, साइन कुकी भी जो होगी वो असल में इनसिक्योर होगी, उससे कंटेंट्स को पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन टेम्पर नहीं कर सकता उसको, ठीक है। हमने साइन और क्योंकि JWT टोकन है उसको पेमेंट दे सकता है, तो इसको हमने साइन कर दिया। और फाइनली ये पेलोड रिटर्न कर देता है यहाँ, इसके अंदर ये टोकन भी होता है जो कि बाद में वेब और मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया लॉगिंग। उसके बाद जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो गार्डेड होती है, ठीक है। हर रिक्वेस्ट हमारी तकरीबन गार्डेड होती है सिवाय वो जो एट पब्लिक मार्क होती है, ठीक है। लॉगिन गार्ड ऑब्वियसली एट पब्लिक होगा कि ये रिक्वेस्ट तो किसी को भेजने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि वरना अगर ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा वो लॉगिन कैसे करेगा, कैश 22 बन जाएगा, ठीक है जी।
तो ऐड पब्लिक का जो है ये क्या करता है, ये जो डेकोरेटर है वो बेसिकली सेट मेटा, अभी सेट मेटा डाटा जो है ये मैंने नेस्ट.जेएस से इंपोर्ट किया है। वंस अगेन ये फाइल के सारे कंटेंट्स जो हैं ये नेस्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन से उठाए गए, तो मैंने कोई साइंस नहीं लिया। ठीक है, ये बस क्या करेगा कि जिस कंट्रोलर या कि जिस राउट के ऊपर आप ऐड पब्लिक लगाएंगे उसके अंदर ये इस पब्लिक की का वेरिएबल जो है उसको ट्रू सेट कर देगा। ठीक है जी, अभी देखते हैं इसका इस्तेमाल बाद में क्या होगा। लॉग आउट पब्लिक क्यों है? उसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद, अभी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि हमें पता चल गया कि पब्लिक डेकोरेटर एग्जिस्ट करता है, वो चलता किस तरह भी हमें नहीं पता। अच्छा, अब एक होती है JWT स्टैटिक। अच्छा, उससे पहले अब हमें ये पता है कि तमाम राउट्स पे ऑथेंटिकेशन चल रही होती है, सिवाय उन पे जिनको आप पब्लिक मानते हो। अब वो कैसे चल रही है आखिर? हम क्या हर राउट पे जाके गार्ड यूज करते हैं? जैसे हमने इस राउट के ऊपर ये लॉगिन गार्ड यूज किया, एक्सप्लिसिटली हमने कहा कि यूज लॉगिन गार्ड, तो ये गार्ड चला, वरना ये गार्ड ना चलता। ठीक है, बाकी राउट्स पे हमने नहीं लिखा हुआ, इस वजह से उन पे लॉगिन गार्ड नहीं चला। लेकिन बाकी राउट्स पे हमने कोई और गार्ड नहीं लगाया, लेकिन वो सब गार्ड है। वो कैसे? वो ऐसे ये ऐप गार्ड का कंसेप्ट है। ठीक है जी, ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने कहा कि एक प्रोवाइडर है ऐप गार्ड। ऐप गार्ड जो है वो एक ऐसा प्रोवाइडर है, वो आप कहते हैं कि जब ये प्रोवाइड होगा तो हर राउट पे ये प्रोवाइड लगागा। ठीक है जी, ऐप गार्ड लगाने का मतलब है कि हर राउट पे इसको गार्ड को अप्लाई करें। ठीक है, जो कि हम करना चाहते थे तो हमने कर दिया, और हमने कहा कि इस क्लास को यूज करना। ठीक है, अब हम यूज फैक्ट्री भी कर सकते थे और खुद से ऑब्जेक्ट बना के देते, जिस तरह हमने मल्टी टेनेंट के अंदर प्रिज्मा सर्विस इंजेक्ट करते हुए किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर हम कहते हैं कि यूज फैक्ट्री करो और ये फंक्शन चलाओ। ठीक है, इस केस के अंदर हमें पता था कि ये क्लास हमें खुद भी मैनेज करनी, बल्कि नेस्ट इसको मैनेज कर लेगा क्योंकि वो भी इंजेक्टेबल है। जो हाईएस्ट लाइफ टाइम वाली है। हाँ जी, हाईएस्ट लाइफ टाइम वाली है, तो इस वजह से ये इसको नेस्ट को नहीं है। ठीक हो गया, तो हमने कहा कि हर राउट बेसिकली इसकी वजह से हर राउट पे ये अप्लाई करें। ठीक हो गया, अब इसके अंदर जाके देखते हैं। इसके अंदर जाके हमने देखा ये वो इस पब्लिक की वाली जो कहानी लगाई थी ऐड पब्लिक डेकोरेटर से, वो यहाँ हमें पता चला कि उसका इस्तेमाल ये है कि वो इधर आता है। वंस अगेन ये रटाया काम है कि ये फंक्शन क्या करता है, बस इसको ये देते हैं तो वो बता रहा है कि ये इसका क्या वैल्यू सेट है। तो हमने कहा कि अगर ये पब्लिक है तो ट्रू रिटर्न का, तो ट्रू रिटर्न करने का मतलब है कि कैन एक्टिवेट। ठीक है, मतलब गार्ड को आगे जाने दिया। ठीक है, कोई और कार्रवाई नहीं आएगा। और अगर ये इस पब्लिक ट्रू नहीं होगा तो फिर ये अपने सुपर का कैन एक्टिवेट कॉल करेगा, जो कि ऑथ गार्ड है, जो कि पासपोर्ट से मैंने इनहेरिट किया। पासपोर्ट का जो ऑथ गार्ड है वो ये करता है कि आपकी जो रेलिवेंट स्ट्रेटजी इधर बताएंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटजी का नाम इधर बताएंगे उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा और उसकी बेसिस पे फैसला करेगा कि इसको जाने देना है या नहीं। अब ये स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रिंग है, ये डिनोट करता है कि मेरे लेवल पे एक स्ट्रेटजी का फोल्डर होगा, उस स्ट्रेटजी के फोल्डर के अंदर string.strategy.ts एक फाइल होगी। ठीक है जी, ये बात मुझे पासपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पता चली और उस हिसाब से मैंने इसको कर दिया और ये चीज़ चल रही है। ठीक है, अगर मैं कोई और स्ट्रेटजी बनाऊंगा मैं उसका नाम रखूंगा ABC स्ट्रेटजी, और बाद में मैं एक और अपना माई ऑथ गार्ड एक्सटेंड्स ऑथ गार्ड इधर ABC लिखूंगा तो वो उसको पढ़ लेना। ठीक हो गया। इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने कहा ये भी इंजेक्टेबल है, इस वजह से इंजेक्ट हो जाता है। पासपोर्ट स्ट्रेटजी को ब्ला 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 इंजेक्ट करता है। और ये यहाँ पे क्या करता है कि फ्रॉम ऑथ हेडर एज बेरियर टोकन पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर सिंपली फ्रॉम ऑथराइजेशन हेडर पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर रिक्वेस्ट लेता है और उसके अंदर से कुकी पढ़ता है, वो साइंड कुकी, उसको डिकोड करता है और फिर उसको पढ़ता है और देखता है कि यार ये चलता है कि नहीं। ठीक है, और अगर उसको मिल जाता है तो कहता है आगे जाने दो, और नहीं मिलता तो कहता है कि नहीं जा सकते। ठीक हो गया। बेसिकली ये आप कुकी सेट करके भेजते हैं तो ब्राउज़र खुद ना तो उस कुकी को यूज करके आपसे रिक्वेस्ट कर लेता है। हाँ जी, कुकीज़ का कंसेप्ट ये है कि मैं कुकी सेट करूँगा, ब्राउज़र हर रिक्वेस्ट से उसको। ठीक है, तो इस वजह से स्वैगर के अंदर आप जब लॉगिन चलाते हैं तो उसके बाद आपको वो ऑल हेडर हर जगह कॉल नहीं करना होता या कहीं पे भी कुछ नहीं करना होता, क्योंकि आपकी वो कुकी सेट हो जाती है और वो चीज़ें खुद चलती है। ठीक हो गया। अच्छा,
उसके बाद ये जो जिस पासपोर्ट स्टेटस मैंने एक्सटेंड की है, ये कहता है कि मुझे बस तुमने बताना है कि JWT टोकन पढ़ा के, ठीक है। तो मैंने उसको कहा इन 3 में पढ़ा हो सकता है, या ऑथ हेडर एज वेरिएंट टोकन पढ़ा हो सकता है, या जस्ट ऑथराइजेशन हेडर पढ़ा हो सकता है, या फिर कुछ भी पढ़ा हो सकता है। बाकी वो कहता है कि मैं खुद ही हैंडल करूँगा कि उसको रिपोर्ट भी मैं कर लूँगा, और अगर वो इनवैलिड हुआ तो उसको मैं रिजेक्ट में खुद ही कर लूँगा, ठीक है। फाइनली अगर वो वैलिड हुआ तो मैं ये वैलिडेट फंक्शन कॉल करूँगा उस टोकन की वैलिड कंटेंट्स के साथ, पेलोड के साथ, और उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से ये प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट जो है, और इस पेलोड को जो है वो मैं request.user के ऑब्जेक्ट के अंदर अटैच करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े से ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पता चलती हैं, इधर फॉरन नजर नहीं आती। बेसिकली अगर आपका टोकन वैलिड हुआ तो टोकन के जो भी कंटेंट्स होंगे उसको वो request.user के अंदर अटैच करता है। तो अब्दुलरहमान साहब और सरफराज साहब, आपने इधर से ये चीज़ें कोई देखी लग रही हैं? और क्योंकि वो रिक्वेस्ट जो यूजर देखने के अटैच कर देगा, इस वजह से हम हर जगह ऐड गेट यूजर यूज करके प्रोफाइल निकाल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये प्रोफाइल को अटैच किया, ठीक हो गया। जो ऑब्जेक्ट इधर से रिटर्न करेंगे उसको ऐड गेट यूजर के अटैच करेंगे, ठीक हो गया। इस वजह से हमारा ऐड गेट यूजर का जो डेकोरेटर है वो हर जगह चलता है, और उसके अंदर चीज़ें यूज होती हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया। तो ऑथेंटिकेशन वाली हो, लॉगिन इस तरह करोगे। कोई सवाल इसमें? कोई सवाल नहीं? या सब कुछ समझ आया है, कुछ नहीं समझ आया? एक्सपायरी टाइम गुड क्वेश्चन। एक्सपायरी टाइम गुड क्वेश्चन। एक्सपायरी टाइम जो है वो इधर कॉन्फ़िगर होगा ऑथ मॉड्यूल के अंदर। जब मैंने JWT मॉड्यूल को रजिस्टर किया, JWT मॉड्यूल जिसके साथ JWT सर्विस एसोसिएटेड है, ठीक है। JWT सर्विस को आप तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक आप JWT मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है। ये JWT मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको जब मैंने कहा तो इसको मैंने कहा एक्सपायर्स इन 86,400 सेकंड इज 0 सेकंड मंडे, ठीक है। तो राइट नाउ हमारे हर टोकन जो है वो एग्जैक्टली 1 दिन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, इवन अगर आप एक्टिव है तो वो आपका काबू होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो 2 टोकन वाला काम करता है, इसलिए वो 2 टोकन वाला काम करता है, इससे पहले हमेशा एक्सपायर होगा। अच्छा, ये हो गया। तो लॉगिन वाला काम। और यहाँ अगर मैं ये चाहूँ कि आखिरी बार उसने जब AP कॉल की तो ये रिन्यू हो जाए, तो उसका लिए क्या क्या करना होगा? यहाँ कस्टम कोड लिखना होगा, सही है, मतलब कुछ कार्रवाई करनी होगी, चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी। सही। ओके, तो ऑथेंटिकेशन हो गया। अच्छा, अब आते हैं ऑथराइजेशन पे। ऑथराइजेशन बेसिकली ये है, ऑथेंटिकेशन के अंदर आप ये करते हैं कि आप सिर्फ ये पता करते हैं कि ये इस यूज़र को हम जानते हैं या नहीं, और क्या ये रजिस्टर्ड है हमारे साथ, मतलब बेसिकली क्या हम इसको जानते हैं, यानी क्या ये एक नोन बंदा है, ठीक है। दैट्स ऑल यू चेक। आपने सिर्फ देखा कि क्या इसको हम जानते हैं। ऑथराइजेशन के अंदर अब ये है कि अब ये यूज़र, अब हमें पता है कि ये यूज़र कौन है, अब क्या इस यूज़र को ये वाली रिसोर्स एक्सेस करने की ज़रूरत है? दिस इज ऑथराइजेशन, ठीक है। कि मैं कहता हूँ कि मेरा एक खास एंड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल टर्म्स एग्री करने, ठीक है। मुझे पता है कि सिर्फ पेशेंट्स ने टर्म्स एग्री करनी होती हैं, एम्प्लॉय टर्म्स एग्री नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ पेशेंट खुद ही कॉल करेगा तो मैं मानूंगा, अगर एम्प्लॉय कॉल करेगा पेशेंट के बिहाफ पे तो वो रिजेक्ट होगी, अगर तुम्हें ये एंड पॉइंट कॉल करने की जरूरत नहीं। यानी बिल्डिंग में घुसना ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है। मतलब हाँ, बिल्डिंग लॉबी के अंदर आ गए हैं आप, वो ऑथेंटिकेशन है। अब एलिवेटर में आप गए, आपको कौन कौन सा बटन आप दबा सकते हैं, हाँ, या किसी कमरे ऑफिस में जा सकते हैं, ये ऑथराइजेशन है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर आप आगे, ठीक है, आपको हम जानते हैं आ रहे, लेकिन अब आप जा नहीं कर सकते, ये ऑथराइजेशन है, ठीक है। कि कौन कौन सी रिसोर्स की एक्सेस आपको अलाउ है, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन होगी, एग्जैक्टली, ठीक है। ऑथेंटिकेट हम सब होते हैं, लेकिन ऑथराइज्ड सिर्फ वो होंगे। अच्छा, तो इसको हैंडल इस तरह की है कि रोड बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की है, ठीक है। ये वंस अगेन ये मैंने चीज़ जाननी की, ये गूगल करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, लेकिन बेसिकली इसकी छोटी सी समरी ये है जो मैंने एनाउंसमेंट में बनाई है, ऑब्वियसली। अच्छा, बेसिकली आइडिया ये है कि आपका एक यूज़र है, उसके पास रोल है, और परमिशन जो है वो रोल से सोर्स, ठीक है। ये चीज़ हमारी अज़ूर के अंदर भी होती है, जहाँ से मैंने देख के इंस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। मैं आपको भी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता हूँ, आपको भी बना सकता हूँ, और मैं आपको डिप्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता हूँ, ठीक है। आप डिप्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं,
मतलब आप रिपोर्ट्स को भी मैनेज करें, डिप्लॉयमेंट को भी मैनेज करें, ठीक हो गया। या मैं आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट मैनेजर बना दूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट वाले को प्रोजेक्ट वाली रिसोर्स की एक्सेस है, ठीक है। या एक रोल है जिसको मैं कहता हूँ कि अच्छा इसको अब डिप्लॉयमेंट करने की, इसको डिप्लॉयमेंट बनाने की इजाज़त है, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने की इजाज़त है, और इसको डिप्लॉयमेंट करने की भी इजाज़त है, ठीक है। मतलब एक बंदा पाइपलाइन बनाए और उसको दूसरा एक बात है कि, और एक है कि आप उसको रन करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये रोल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये पाइपलाइन मैनेजर है, इसको पाइपलाइन बनाने की भी इजाज़त है और रन करने की भी इजाज़त है। और ये दूसरा बंदा है, ये एक टास्क डूअर है, इसको पाइपलाइन रन करने की इजाज़त है और कोड रन करने की इजाज़त है, ठीक है। लेकिन ये लिख नहीं सकता नहीं पाइपलाइन, या पाइपलाइन को एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ है, ठीक है, कि आप कुछ रिसोर्सेज डिफाइन कर देते हैं, बेसिकली आप रिसोर्सेज डिफाइन कर देते हैं, उसके ऊपर आप रोल्स डिफाइन कर देते हैं और हर जाते हैं हर रोल की ये इजाज़त है। और फिर आप कहते हैं कि यूज़र को कौन कौन से रोल हैं, ठीक है। अगर मैं यूज़र 2 को ये रोल भी दे दूँ, एक यूज़र को मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं इस आइडिया के ऊपर, ठीक है। मगर हमने किसी वजह से रोक दिया, फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन नहीं भी रुका हुआ असल में। ये चीज़ रुकी नहीं हुई, एक यूज़र मल्टीपल रोल हो सकते हैं। अभी हमारी फ्रंट एंड जो है वो सिर्फ एक रोल बनाती है, मतलब ये है थोड़ा सा उस तरह है, मतलब ये बहुत जेनेरिक चीज़ है जिसमें से आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कॉम्प्लेक्स परमिशंस को मैनेज करने का, ठीक है। तो मैंने परमिशन इस तरह इम्प्लीमेंट कर दी है। अभी फिलहाल कोड हमारा इस तरह लिखा हुआ था कि हर बंदे का एक ही रोल है, तो अगर आप हर बंदे को एक ही रोल देंगे तो भी ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो जब मल्टीपल रोल्स वाली कहानी आएगी, अगर आएगी फ्यूचर में, जो कि यकीनन आएगी, मुझे यकीन है कि आएगी, तो तब बेसिकली मेरे था कि आएगी, तो इस वजह से अभी से मैं इसको इस स्ट्रक्चर से मगर जो अगर हम रोल को उस हिसाब से परमिशन दे दें, फिर यूज़र को एक ही रोल रखें, फिर नया रोल क्रिएट कर दें। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब एक रोल के साथ तो ये चलता ही है, हाँ, और अगर मल्टीपल वाला काम भी करना है तो वो भी चलता है, हाँ। ठीक है। तो एक के साथ तो चलता है। अच्छा, अब ये चीज़ चल किस तरह रही है, इसकी कहानी है रोल परमिशन डॉट से, ठीक हो गया जी। इसको हम जरा फोल्ड कर देते हैं। इसके अंदर जो है वंस अगेन सबसे बेसिक यूनिट है कोई रिसोर्स, कोई एंड पॉइंट, या फ्रंट एंड पे कोई मेन्यू का कोई आइटम, मेन्यू का आइटम आप ऐड करना चाहते हैं कि यार इसमें कोई नजर नहीं आना चाहिए, कोई राउट जो उसको नजर नहीं आनी चाहिए, या इवन आप कहते हैं कि इस पेज के ऊपर क्रिएट का बटन है, इसको पूरा पेज नजर आना चाहिए, क्रिएट का बटन नहीं नजर आना चाहिए, एडिट का बटन नजर आना चाहिए, क्रिएट का नजर आना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें। तो हर चीज़ को आप कहते हैं कि एडिट का बटन मेरा एक रिसोर्स है, क्रिएट का बटन एक रिसोर्स है, और फिर आप कहते हैं इस बंदे की परमिशन है, इसको नहीं, ठीक है। या फिर आप अगर उसको पहले ही रोक देते हैं कि आप कहते हैं कि मैं जिस बंदे को इस पेज की परमिशन होगी उसको एडिट क्रिएट की होगी, तो फिर आप एडिट क्रिएट की नहीं बनाते, सिर्फ पेज की परमिशन बनाते, मतलब वो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जिस चीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है उसको आप एक रिसोर्स बना देते हैं और फिर उसकी परमिशन से अप्रोप्रिएट तरीके से रखते हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि हमारी रिसोर्सेज क्या है, ठीक हो गया। तो हमें पता चला कि हमारी कुछ ये रिसोर्सेज हैं, कुछ कमांड सेंटर से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ मैसेजिंग से रिलेटेड हैं, ब्ला 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 ब्ला, कुछ टर्म्स एंड रीड से रिलेटेड है, ठीक है। कमांड सेंटर के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन की रिसोर्स है, लाइव सेशन की रिसोर्स है, एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है। अब ये चीज़ इस तरह बनाई गई क्योंकि ये इनम बनाने का थोड़ा सा तरीका टाइप में, ठीक है। आप पहले कौन सी प्ले करते हैं और फिर इसकी टाइप ऑफ की और टाइप ऑफ कर देगा और इनम आपको पता है, ठीक है। मैं रिसोर्स डॉट करूँगा, रिसोर्स डॉट एलर्जी करूँगा, तो इसके अंदर मुझे एलर्जी नहीं, ठीक है। Employee type निकालो, patient type, क्या patient type के लिए तो भी लाइन नंबर लाइन नंबर परमिशन टाइप ये सब ये बैकएंड है। ये बैक एंड फ्रंट एंड में भी बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले मैंने बैक एंड बनाया था तो उसको कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है। और आइडिया यही था कि प्रीटी मच रिसोर्सेज जो भी फ्रंट एंड बैक एंड की वो आपस में लाइन रखनी चाहिए, ताकि आप कहें कि अगर फ्रंट एंड में ये बटन दबाने की जरूरत नहीं है तो बैक एंड पे उस रेलेवेंट एपीआई कॉल की भी परमिशन को, हाँ, मतलब ये तो फाइल ही तकरीबन कॉमन होनी चाहिए कोई। मतलब बेसिकली इसी ये सकते हैं। और ये आई थिंक इतनी बड़ी इसी वजह से है कि फ्रंट एंड में चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं, इसमें असल में बैक एंड से भी यूज़ करना फिलहाल, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने रिसोर्स बना दी, फिर हमने कहा कि रिसोर्स के ऊपर परमिशन की टाइप होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि परमिशन की टाइप होगी कि आप क्रिएट कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। कि अगर मैं पेशेंट की परमिशन की रिसोर्स बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ इस पेशेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं या सिर्फ व्यू कर सकते हैं,
ठीक है, तो अगर क्रिएट करेंगे तो प्लस का बटन आएगा, अगर व्यू होगा तो प्लस बटन आएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह भी आप इस चीज़ का मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स है, और फिर है कि रिसोर्स के ऊपर आपके पास परमिशन कौन सी है। रेलिवेंट रिसोर्स पे आप क्या ये रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं या सिर्फ व्यू कर सकते हैं। कई सिचुएशंस में ये जो डिस्टिंक्शन है ये सेंस नहीं मेक करती। फॉर एग्जाम्पल मैं को ये बटन शो करना या नहीं करना, तो फिर क्रिएट व्यू की परमिशन जो है वो इन दैट केस इट डज नॉट रियली मेक सेंस। ठीक है, क्रिएट की परमिशन डज नॉट मेक सेंस, व्यू की परमिशन मेक सेंस। ठीक है, तो उस केस में आप क्रिएट की परमिशन ना डिफाइन करें। ठीक है, लेकिन आप डिफाइन से ये दो कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब फॉर मोर प्रोग्रामेटिक पीपल दिस इज जस्ट क्रिएट corresponds to राइट एंड व्यू corresponds to read। ठीक हो गया इस तरह से। अच्छा, ये हो गया। फिर इस टाइप पे आ जाते हैं। तो बेसिकली एक रिसोर्स होगी, रिसोर्स के अगेंस्ट आपको परमिशन टाइप होगी जो कि बूलियन होगी या ट्रू या फॉल्स होगी। ठीक हो गया, और उसके ऊपर रोल टाइप होगी कि आप कहेंगे कि मेरा ये रोल है, उसको इन इस रिसोर्स की ये परमिशन। ठीक हो गया, और फाइनली ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा आपका रोल परमिशन, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सारे सिस्टम की परमिशन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है, उसको हम कहते हैं इसको सिर्फ टर्म्स रीड करने की ही परमिशन है, उसके अलावा इसको कोई परमिशन नहीं। इसका मतलब ये ना कोई प्राइवेट बिजनेस दे सकता है, ना ये वो कर सकता है, ना ये कर सकता है। ठीक है, फिलहाल इसकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं इस वजह से कि वो परमिशन बहुत जगहों पे अप्लाई नहीं वो करने वाली है। ठीक है, फिलहाल जस्टिफाइंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुपर एडमिन को हमें सारी परमिशन दे दें। ठीक है, उसके अंदर हमने हर रिसोर्स के लिए उसको क्रिएट रूल दे दो। ठीक हो गया, लेकिन टर्म्स रीड की परमिशन नहीं दी उसको कि बोल सकें परमिशन पेशेंट के बिहाफ पे सुपर एडमिन भी नहीं एग्री कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन भी देखते हैं। अब ये चलता किस तरह होगा, रफ अंदाजा कि ये इसको इस्तेमाल किधर किया होगा। गार्ड बनाया होगा। ठीक है, परमिशन गार्ड। ठीक हो गया। वंस अगेन इस कहानी के अंदर गार्ड जो है उसके अंदर आप उसको रोकेंगे उसकी वजह से। ठीक हो गया, तो हमने कहा सबसे पहले तुमने कहा कि अगर तो पब्लिक है तो जाने दो। ठीक है, वही चीज़ जो उधर भी थी। अच्छा, अब अगर पब्लिक नहीं है तो फिर उसकी रिक्वायर्ड परमिशन निकालो, और रिक्वायर्ड परमिशन की ये टाइप ये जस्ट मैंने हेल्पफुलनेस के लिए टाइप की थी कि परमिशन नीडेड, फिर हम इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, लाइक सो। अब उधर मैंने परमिशन डिफाइन की थी, इधर मैंने कहा परमिशन गार्ड लगाना चाहता हूँ। ठीक है, परमिशन गार्ड कहता है, सॉरी परमिशन गार्ड नहीं, वहाँ कुछ डिलीट हो गया, वहाँ से कुछ डिलीट हुआ, क्या हुआ? मैंने किया। अच्छा, ठीक है, इधर आप अरे में डिफाइन कर सकते हैं कि परमिशन कौन कौन सी दी है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप बताएंगे कि रिसोर्स कौन सी चाहिए आपको, इधर क्या रिसोर्स कौन सी चाहिए और उस पर परमिशन कौन सी, एलर्जी पे क्रिएट या एलर्जी पे व्यू। अगर एलर्जी की व्यू है तो जा लेने दो, या फिर अगर टर्म्स एंड रीड पे क्रिएट है तो जाए। ठीक है, अगर ये दो परमिशन से कोई एक परमिशन भी है इसके पास, सॉरी ये दोनों परमिशन है इसके पास, तो फिर जाने दो, वरना इसको रोकना। ठीक है, जनरली स्पीकिंग एक एंड वर्ड को आपको एक परमिशन से रोकना होगा, लेकिन सम केसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि मल्टीपल परमिशन दोनों होनी चाहिए इसके पास। ठीक है, तो फिर आप इधर दोनों बता देंगे। ठीक हो गया, और ये कंसर्न ये फुली टाइप है। ठीक है, जो आप इधर आप स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपको बताएगा कि आपके पास यही चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं तो आपको। यानी अब पेशेंट के लिए कैसे? ठीक है, अब मैंने कहा बेसिकली अब इधर आए तो मैंने कहा इधर टर्म्स एंड रीड की व्यू की परमिशन होगी। ठीक हो गया, जो भी बंदा इधर आता है उसको टर्म्स एंड रीड व्यू की परमिशन होगी। और परमिशन रोल परमिशन की डिक्शनरी के अंदर मैंने पेशेंट को टर्म्स एंड रीड की परमिशन दी और किसी और को मैंने वो परमिशन दी, क्योंकि और परमिशन में तो मैंने वो डाला ही नहीं। ठीक है, इस वजह से सिर्फ मुझे पता है कि पेशेंट को इसकी परमिशन है। ठीक है, अब कई सिचुएशंस के अंदर मैं चाहूँगा कि यार फॉर एग्जांपल और पेशेंट की रीडिंग है वो व्यू करनी है, वो नर्स को भी ज़्यादा करनी चाहिए और पेशेंट को भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो इन दैट केस वो रीडिंग व्यू करने की परमिशन मैं पेशेंट को भी साइन कर दूंगा इधर। ठीक है, इधर मैं कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलर्जी व्यू करने की परमिशन है, मैं कहूँगा पेशेंट को भी व्यू की परमिशन दे। ठीक है, और साथ में नर्स के अंदर भी लिख दूंगा कि इसको भी एलर्जी व्यू करने की परमिशन दे। ठीक है, और क्रिएट करने की परमिशन इसको नहीं देनी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, और पेशेंट को दे। ठीक है, अब उधर मैं जाऊंगा, मैं कहूँगा जिस बंदे के पास एलर्जी व्यू करने की परमिशन है उसको आगे जाने दो,
तो पेशेंट और नर्स दोनों आगे चले जा सकते हैं। अगर मैं कहूँगा सिर्फ क्रिएट की परमिशन तो सिर्फ पेशेंट जा पाएगा, ठीक है, वो फिर इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। और आइडिया ये है कि ये अभी डिक्शनरी इधर हार्ड कोड हुई है, इसको फिर हमने यूजर्स से कन्फिगरेबल कर देना, ठीक है, कि मैं एक सुपर पैटर्न है वो आगे कन्फिगर कर सके कि मैं इस रोल को ये परमिशन देना चाहता हूँ, यानी वो डेटाबेस में फिर डालेंगे और फिर डेटाबेस पे से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल मैंने कहा कि पहले कंसेप्चुअली बन जाए, क्योंकि फिर अभी फिलहाल तो हमें काफी हद तक पता पता है कि कौन सी चीज किसको करनी है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन चीजें हो गई। ठीक हो गया। तो परमिशन का जो गार्ड था वहां पे हमें पता चलता था कि रिक्वायर्ड परमिशंस क्या है, ठीक हो गया। जब रिक्वायर्ड परमिशन हमें मिलती थी तो हम उसको कहते थे, इधर इसको स्प्लिट करते थे, इधर हमें पता चलता है ये रिसोर्स है, हमें पता चल जाता है कि ये रिसोर्स थी और ये परमिशन। तो हमने कहा कि हर परमिशन जो है वो इसके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, अगर कोई एक भी परमिशन आ गई तो इसके पास नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, वरना रिटर्न। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया। तो हमारी ऑथराइजेशन वाली कहानी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक ऊपर ऊपर से गुजारी है मेरे ख्याल में फिर भी, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें सबको हो गया, कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब इस पर किसी ने काम करना होगा तो दैट शुड बी सफिशिएंट। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का फ़र्क पता लगा। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का फ़र्क, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे एफआईपी के अंदर हमारे वो एडवाइजर थे, वो हमें समझा रहे थे, हमने एफआईपी पूरा कर दिया, नहीं समझे ये फ़र्क क्या है। वो अभी जब मैं ये करने बैठा था जब खुद किया तो पता। अच्छा, प्रिज्मा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, जिसके अंदर ये स्लाइड है और उसके बाद कोई और स्लाइड है, ठीक है। राज ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ओके। प्रिज्मा माइग्रेट जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त टूल है, जिसको हम अभी भी अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, फिलहाल सफिशिएंटली यूटिलाइज करने की हमारी जरूरत है, लेकिन इसको और बहुत प्यारे प्यारे काम हो सकते हैं इसके साथ। अभी देखते हैं कैसे। अच्छा, प्रिज्मा माइग्रेट डेव का तो सबको पता है, एनपीएससी का याद लगा दें। ये अब इसके अंदर नहीं चलता तो प्रिज्मा माइग्रेट रिसर्च ला दो, नहीं चलता तो इस वक्त तो ठीक है। यार इसके अंदर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही है, अभी सब लोग देख रहे होंगे कि आप लोग अपना ब्रांच निकालते हैं, बैकएंड में काम करते हैं, माइग्रेशन बनाते हैं और मर्ज कर देते हैं और सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। और जब भी आपका कोड मर्ज होता है तो किसी और का कोड खराब नहीं होता, सब कुछ नहीं सकते। वो इस वजह से कि प्रिज्मा कहता है कि आपने निशान नहीं बनाना, मैं मैनेज करूँगा, आपने सिर्फ अपनी माइग्रेशन बिल्ड कर देनी है और मैं आपको ऑर्डर में कर दूँगा, ऑर्डर बाय टाइम, ठीक है। जब भी माइग्रेशन करते हैं वो टाइम्स में लिखा होता है, वो टाइम उस ऑर्डर में से उसको अप्लाई कर देता है। यूजुअली आपकी माइग्रेशन ऐसे नहीं कि ऑर्डर मैटर नहीं होता, डिफरेंट लेवल के लोग काम करते हैं, ठीक हो गया। इसके क्योंकि वैसे टाइम से तो कोई फ़ायदा नहीं ना खास ज़्यादा, क्योंकि दो डिफरेंट लोग कर रहे हैं मतलब, हाँ यूजुअली, लेकिन मतलब उसके अंदर भी ये है ना कि अगर आपको पता है कि ये भी पहले चलानी है, ये भी बाद में चलानी है, तो फिर आपको टाइम स्टैम्प खुद ही से फोल्डर का नाम होता है ना बेसिकली, फोल्डर के नाम को एडिट करके आप उसका टाइम स्टैम्प पीछे कर दें ताकि वो हमेशा फिर वो हमेशा होता है, ठीक हो गया। जनरली स्पीकिंग मगर हुआ तो ये ना कि एक मास्टर था, मास्टर से उसामा ने भी निकाल ली, अब मैंने भी निकाल लिया, अब हम में से किसकी पहले चलनी चाहिए? ये तो जो बंदा मर्ज कर रहा है, जो कि मैं होता हूँ, हाँ, मैं डिसाइड करता हूँ और उसकी बेसिस पे मैंने मैनुअल चेंज करना तो मैं कर लेता हूँ। बंदा क्या होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलम है जो हमने काम किया, वो उसको कॉलम को ड्रॉप कर देता है और उस डेटा को किसी और शेप में कॉल कॉलम में डाल देता है। मैं वो कॉलम रीड कर रहा हूँ और मेरी माइग्रेशन जो है वो उस कॉलम को रीड करके एक और कॉलम के अंदर डेटा को डाल देती है, ठीक है। और अगर उसकी माइग्रेशन बन जाएगी तो मेरा जिस कॉलम में मैं डिपेंड करूँ वो तो ड्रॉप ही हो जाएगा, तो मेरी माइग्रेशन हमेशा फेल होगी, इसका मतलब मेरी माइग्रेशन फेल होगी। जिस तरह गिट के अंदर आपने किया, एक बंदा इधर ब्रांच में चला गया, कोई इधर ब्रांच में चला गया, ज़्यादातर तो मर्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। ठीक है, मतलब वो फिर आपको मैनुअली थोड़ा सा बहुत देखना होता है, मतलब जो मर्जर है यानी वो ऐसा ऐसा हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट करनी है ना कि जनरली स्पीकिंग जो डिफरेंट टेबल्स नहीं काम करते, बहुत रेयर है कि कोई कॉलम ड्रॉप करे ऐसा नहीं, हाँ, मगर लेकिन जब आएगा तो तब यू शुड नो। हाँ, क्योंकि वो चलते चलते हम ये नहीं चाहते कि गड़बड़ हो जाए, हमारे सिस्टम चलने बंद हो जाए। ठीक हो गया।
तो मतलब ये तो वही है बेसिकली स्कीमा के तो चेंजेस गिट आपके लिए मैनेज कर देगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइग्रेशन के थोड़ा से चेंज करनी है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा वो है ग्राफिक उसी के इनिशियली दोनों एक ग्राफ स्टार्ट हुए, इसमें अपनी माइग्रेशन बनाई, इसमें अपनी माइग्रेशन बनाई, माइग्रेशन हिस्ट्री के अंदर इसकी रजा आ गई, इसकी रजा आ गई, ठीक है। और अगर आपने कुछ कार्रवाई करनी है तो इस टाइम पे आप टाइम स्टैम्प्स को आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर अगर माइग्रेशन किसी भी ऑर्डर में नहीं चल सकती तो फिर आपको कंपोज करके माइग्रेशन बनानी है खुद से। और वो खुद कैसे बनाएंगे फिर? वो तो फिर हाथ से लिख के यानी या वो फिर वो खुद से जनरेट करवा लेंगे, मतलब वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसकी। मतलब आप उससे पिछले तक की माइग्रेशन चला के फिर स्कीमा दोनों का कंबाइंड स्कीमा डाल के फिर जनरेट करवा देंगे और फिर उसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। इस तरह भी होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं कई दफ़ा लोगों से करवाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान्य PR बनाई, उसके अंदर उसने एक माइग्रेशन चलाई, फिर वो डिपार्टमेंट छोड़ी चेंज एक और माइग्रेशन चलाई। जब मास्टर के अंदर मर्ज करने की बारी मैंने कहा कि इन दोनों को डिलीट करके एक चलाओ, डिलीट करो और एक और माइग्रेशन जनरेट करो और फिर पुल रिवर्स करो, ठीक है। तो ताकि वो एक ही माइग्रेशन बने। ठीक है। तो इस किस्म का काम इस किस्म जब कंफ्लिक्ट सिचुएशन में भी आप कर रहे हैं, अब एक इस वक्त इतनी सारी माइग्रेशन हो चुकी हैं, हम उन सबको हाँ इसका एक दफ़ा स्वाइप करना है जो भी हो सकता है, तो एक दफ़ा वो सबको अप्लाई कर देंगे और फिर वो उसको रिकॉर्ड में से निकाल देंगे और एक और न्यू माइग्रेशन जनरेट कर देंगे कि जो कहेगी कि ये यहाँ बेसिक स्टेट की माइग्रेशन। हाँ, यानी हम जो बाहर के सर्वर्स हैं उनको भी उस जगह पे ला के उन पे भी जाके बात करेंगे कि ये पिछली वाली माइग्रेशन को नहीं भूल गए इनको, और ये जो नई वाली माइग्रेशन है ये ऐसे होगा कि ये मैं चल चुकी है, उनको नहीं लाना चाहिए। वो माइग्रेशन रेजोल्यूशन जो इस प्रोजेक्ट की रीडिंग है उसके अंदर भी प्रिज्मा माइग्रेशन के बारे में जो सेलिएंट मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो लिखी गई है, ठीक है। जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो बेस लाइन है कि हम कहेंगे कि यहाँ पे बेस लाइन कर दो, अब यहाँ पे बेस लाइन कर दो, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी यानी इस दौरान अब हमने इस हर पार्ट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपने लिए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी पहला बंदा जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि हमने अब देखना है कि यार उसामा होता है, वलीद होता है, वो कौन होता है, और फिर उसका बैकअप भी कौन है, ताकि दो बंदे अगर एक छुट्टी पे भी है तो दूसरा बंदा उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और ये मर्जिंग कोड मर्ज भी होता है तो नज़रों से गुजर के हो रहा हो, सर्वर डिप्लॉयमेंट्स भी हैं, ठीक है जी। तो अब हमने अपने अंदर से बंदा कोई ग्रूम करके निकालना है कि वो चीज़ें मैनेज कर सके पूरी तरह। ठीक हो गया। फिर कई सिचुएशंस में तो आप जहाँ से जो माइग्रेशन जनरेट करवाते हैं वो सफिशिएंट होती है, कई सिचुएशंस में वो सफिशिएंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल इधर एक कंप्लीट ये मेरे कान इसलिए खड़े होते हैं कि अनम इनके साथ काम कर रही थी, मगर जब माइग्रेशन की बात होती है कहते हैं अब्दुल्ला के साथ पता नहीं चलवानी है, बाकी काम में कोई हेल्प नहीं ले रही होती। फॉर एग्जांपल ये माइग्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ एक मैंने नया टेबल बनाया हेल्थ केयर फैसिलिटी का, ठीक है। और मैंने कहा कि जो RMS एडमिशन होगा उसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी ID होगी उससे, ठीक है। कि जो जब भी एडमिशन होगा तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर हमेशा होगा, लाजमी का, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी फॉरन इस कॉलम को नॉट नल डिक्लेयर करके बना देता तो वो फेल हो जाती माइग्रेशन, क्योंकि पहले से रिकॉर्ड थे, वो कॉलम ऐड करता, उन सब में वो नल वैल्यू होती और वो कहते हैं फेल होगी, ठीक है। तो पहले मैंने वो नलेबल बनाया उसको, फिर उसके बाद मैंने एक ये नया इंसर्ट किया हेल्थ केयर फैसिलिटी डिफ़ॉल्ट, और उस सब के लिए वो हेल्थ केयर फैसिलिटी सेट की, और फिर मैंने मॉडिफाई करके उसको नॉट नल सेट किया, ठीक है। अब ये सारी मैंने इस वजह से की, एक ऑप्शन ये थी कि मैं जैसे उसको नलेबल रख देता और बस चेंज कर दिया, ठीक है। ये मैंने मेहनत इस वजह से की कि मैं टाइपिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरे ख्याल में जब आपको पता है कि इसमें होना चाहिए फैसिलिटी तो आपको इंश्योर करना चाहिए, और थोड़ा सा माइग्रेशन में पेन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप गारंटीड है कि स्कीमा के अंदर हमेशा उसके अंदर आएगी, ठीक है। और आइंदा भी आप वो नहीं प्लान देगा आपको, यानी स्कीमा और ये डेटाबेस कंसिस्टेंट होंगे ना। स्कीमा और डेटाबेस भी कंसिस्टेंट, मतलब वो तो बस स्कीमा का नलेबल मार्क करता है तो भी चलता रहता, मगर वो हमारी लेकिन वो बिजनेस काम- लॉजिक के खिलाफ है, बिजनेस लॉजिक के अंदर फिर वो रिस्ट्रिक्शन मतलब वो गलत है ना वो क्या? छूट मिल जाती, हाँ, और जहाँ छूट मिलती वहाँ पे बग क्रिएट हो जाता, ठीक हो गया।
तो ये है, और फिर एंड में मैंने फिर वो फॉरन की स्टडी जैसे ये प्रिज्मा आफ्टर का कीवर्ड भी नहीं डालता, मतलब अगर हमने आफ्टर में आफ्टर का कीवर्ड नहीं डालता, कई सिचुएशन में वो भी बेहतर होता है। मैं हाँ। एक्चुअली आफ्टर का कीवर्ड भी डालना नहीं कर देता हूँ, इधर मैं वो डालना भूल गया अगली माइग्रेशन में। आफ्टर क्या मतलब? जैसे होता है कि आपका कॉलम होता है ना स्कीमा, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा कॉलम है, ऐप सिग्नेचर, इसके बाद एक नया कॉलम डालो, ठीक है, ना कि एंड पे, ताकि जब माइसिकल में मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वो उधर नजर आए, ना कि मुझे ऐड करेगा। जब मैं सिलेक्ट स्टार्ट करूँगा तो उधर नजर आए, ना कि एंड करूँगा। तो वो इसमें जो डिफॉल्ट पे एंड पे बैठ करता है, इसके अंदर आपको आपको खुद देखना पड़ता है। ठीक है, तो कस्टम माइग्रेशन हैंडल करने के लिए भी वंस अगेन ये डॉक्स हैं, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ प्रिज्मा माइग्रेशन की डिस्कशन है, ये मैं सिर्फ बेसिकली आप लोगों को फैमिलियराइज करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। डिटेल मैं नहीं बता रहा, वो आप इधर डॉक्स में जाकर देखेंगे, ठीक है। जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें एग्जिस्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, तो बेस लाइनिंग डेटाबेस हो गया, कस्टमर माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन स्क्वैशिंग होगी, ठीक है, जो कि वो हमने डिस्कस कर दी है, उसको तो मैंने डिस्कस भी कर दिया। लेकिन उसके अंदर भी मल्टीपल तरीके हैं, इधर से आप जाके देख सकते हैं। डाउन माइग्रेशन का भी कंसेप्ट होता है। डाउन माइग्रेशन क्या होता है, किसी को पता है डाउन माइग्रेशन क्या होता है? आगे जाके पीछे आना। प्रीवियस माइग्रेशन कि आप एक डेटाबेस को आगे लेके गए, वो फॉर सम रीजन आपको पसंद नहीं आई, वो फेल हो गई, अब आप पिछली स्टेट में रिवर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डाउन माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। कई सिचुएशन में आपकी माइग्रेशन ऐसी होती है कि डाउन माइग्रेशन का फायदा नहीं आप डेटा ड्रॉप कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट होता है कि पहले आप एक माइग्रेशन बनाए, उसके अंदर पिछला डेटा भी रहने दें और अगला भी डाल दें और डाउन भी डाल दें, और 1-2 दिन बाद जब आपको समझ लग जाए कि चीज़ स्टेबल है तो फिर वो पिछले वाली डेटा मतलब पहले एक्सपेंड करें, फालतू कॉलम डालें और बाद में पिछले कॉलम डिलीट करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में इस गाइड में लिखी हुई हैं, और आई थिंक कि जिसको मैंने माइग्रेशन चलानी है ना, उसको ये पूरा सेक्शन पढ़ना चाहिए, ये डेवलपिंग विद प्रिज्मा माइग्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये हो गया, that's pretty much it, I think, except for some other stuff जो कि ये माइग्रेशन की कहानी खत्म हो गई है, ठीक है जी। अब हम जाने लगे मिसलेनियस, ठीक है। ये प्रॉब्लम बातें आप लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता तो बता दीजिए। पेजिनेशन क्वेरी वीडियो मैं assume करूँगा सबको पता है इसका, कि कोई है इधर जिसको पेजिनेशन क्वेरी वीडियो और उसके इस्तेमाल का नहीं पता। टेम्पलेट टाइप होगा जैसे पेज होगा, ठीक है। बेसिकली आप अक्सर आपको चाहिए होता है, आप एक सर्च करते हैं, ठीक है, लिस्ट के ऊपर फाइंड ऑल लगा होता है, लेकिन वो फाइंड ऑल के अंदर आप सारे के सारे डेटाबेस रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि आप पेज रिलेटेड चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशंस की स्क्रीन है, ऑब्जर्वेशन तो सारा दिन आते रहते हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप 25 देख सकते हैं और फिर आप अगली 25 देखना चाहते हैं, फिर अगली, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड है कि आपको पेज नंबर कौन सा देना है, कौन सा पेज नंबर चाहिए, पर पेज कितने रिकॉर्ड्स देंगे, सर्च की स्क्रीन क्या है जो सर्च करनी है, और क्या ये रिकॉर्ड एक्टिव या डिलीटेड या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये एक वीडियो बना के रखा हुआ है, और जब करना क्या है सर, वो तो फिर आप जिस एंड पॉइंट में यूज़ करेंगे, बेसिकली ये कॉमन वीडियो बना के रखा हुआ है जिस भी एंड पॉइंट में आपने यूज़ करें, वहाँ तो फिर सर्च किधर करना है वो तो फिर आपको ही पता है ना, वो कैसे वो कॉमन जगह पे तो नहीं होंगे, वो तो फिर आपको एंड पॉइंट में होगा लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल यानी हर एंड पॉइंट के लिए ये 3-4 फील्ड्स, अगर कोई कॉमन फील्ड्स हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए इतनी सारी जगहों पे पेजिंग आपको चाहिए, ठीक है। वो तो हर जगह जाके एक अलग वीडियो बना लेते तो नाक में बन जाता, ठीक है। लेकिन एज इट इज अब आप इसको यूज़ करके ये रेट बनाना है, इसके अंदर ये पूरी से कॉलम बताएंगे, ठीक हो गया। क्या चीज़? नॉन पेजिनेशन को यूट्यूब बस ये चुपके से किसी ने अच्छा ये हो गया। वैसे मैंने ओए नाम मेरा लिखा हुआ है। और बड़ी बात ये कमेंट मैसेज उससे रिलेवेंट है, ये अच्छी बात नहीं है, और इस किस्म की पूरी वजह से मैं आपको रिजेक्ट कर देता हूं। तो आपने सरफराज साहब लोग उनकी पूरी कस्टमर रिजेक्ट करते हैं, वो भी मुझे लगता नहीं रिजेक्ट किया करो। नहीं, असल में मैं कहता हूँ मैं ही रिजेक्ट होने वाला नहीं ये अब आप उस नौबत पे पहुंच गए कि रिजेक्ट। अच्छा
फिर पेजिनेटेड रिस्पांस वीडियो है। पेजिनेटेड क्वेरी जिस तरह है उस तरह पेजिनेटेड रिस्पांस भी बहुत कॉमन शेप है। ठीक है, आपको पेजेस कितने हैं डेटाबेस में, टोटल पेजेस कितने हैं बाय द साइज ऑफ योर पेज, काउंटिंग बाय साइज ऑफ पेज, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं और जो एक्चुअल रिकॉर्ड है आपके। जैसे वो नॉन पेजिनेटेड रिस्पॉन्स दिखाना है, एक मिनट, उसमें क्या सेंसिटिव है? पेज पे पेज एक्टिव और सर्च रहने दिया, ठीक है। ठीक हो गया। बहुत यानी ये उन टेबल्स के लिए किया है जिनके ने मैं ये अब याद नहीं एग्जैक्टली, मगर कि जिनमें पूरे का पूरा ही रिटर्न करना होगा। तो पार्शियल और मिड करके भी कर हाँ, जैसे वो ऑप्शन भी है वो भी करने की चीज़ है एक्चुअली। प्रॉब्ली फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट इसको करने का बेहतर तरीका पोटेंशियली ये था ठीक है, ये दोनों चीज़ें ठीक है। जो कि एडिशनल चीज डालनी है, हाँ, एडिशनल चीज डालनी है। एडिशन भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर miscellaneous- ये जो अभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है ये प्योर टाइप स्क्रिप्ट नॉलेज है। No. वो नेस्ट एंड स्वेगर का सेगमेंट ये जो वहाँ दिखाना, टाइप लगाई थी। हाँ पिक एक होता है, एक होता है पिक, ठीक है। ये होता है यूपी टाइप नेस्ट जैसे आता है। असल में वो जो आपके वैलिडेटर्स और जो एपी प्रॉपर्टी वाली चीज़ें लगी ना उनको भी साथ ले आता है। इस वजह से नेक्स्ट वरना टाइप स्पेसिफिक भी होते हैं लेकिन वो मेटा डेटा को यूज़ करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट में बोलते हैं जो भी उसके डेकोरेटर गए हैं उसका नुकसान किया। अच्छा, वो काफी टाइप का तो देखा ही होगा सबने पैसे कॉलेज में। जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब कुछ मजीद मिसलेनियस बातें। क्वेरी नॉट रिक्वायर्ड बाय डेकोरेटर, प्रॉब्ली लोगों ने नहीं देखा होगा। क्वेरी नॉट रिक्वायर्ड, इसका आइडिया सिर्फ ये है कि अक्सर आपके क्वेरी कभी कभी ये होता है कि आप एक क्वेरी पैरामीटर होता है जो कि आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं। ये तो कोई यूज नहीं होगा इसमें पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन इट्स वेयर इफ यू नीड इट। करता ये है कि जब आप ऐड क्वेरी करते हैं ना तो वो स्वेगर उसको पढ़ता है एज रिक्वायर्ड, और वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो उसको नहीं पढ़ता कि ये रिक्वायर्ड नहीं। क्वेश्चन मार्क जो है वो सिर्फ टैक्स को पढ़ता है, स्वेगर को नहीं पढ़ता। ठीक है, तो अगर आपने क्वेरी के अंदर पैरामीटर रखना हो लेकिन इसको आप ऑप्शनल भी रखना चाहते हैं, ये तो फिर आपको decorator मुझे वो query करनी है। सिख वाला एक लतीफ़ा याद आ गया। ये वो मैंने काम कर दिया और जबरदस्ती में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये किया। जैसे अगर वो जैसे ऐड ऑप्शन करने उसको नहीं ये वो ओके, एक है कि आप उसको ये पैन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड इज ऑप्शनल जो वैलिडेटर है, ऐड की प्रॉपर्टी सर्वे के लिए होता है। ठीक है, मैं इस किस्म की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। एक तो है ना कि आप क्वेरी के आगे वो डीटीओ बना के यूज करें, ठीक है, उसके अंदर वैलिडेटर है वो स्वैगर पढ़ लेता है। एक है कि आप डीटीओ के अंदर क्वेरी के अंदर डायरेक्टली इस तरह बताएं, आप डीटीओ नहीं बनाना चाहते, आपके पास एक ही है, दो पैरामीटर आप कहेंगे मैं डीटीओ नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ इधर करना चाहता हूं डायरेक्टली लिखना, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब ये जो है ये स्वैगर जो है इसको एज रिक्वायर्ड पड़ेगा। अगर आप इसको एज नॉट रिक्वायर्ड बात करना चाहते हैं तो फिर आपको इधर जाना होगा, आपको कहना होगा क्वेरी नॉट रिक्वायर्ड, और इधर आपको जाना होगा मैं पेशेंट आईडी की बात करूँ, ठीक है। तो फिर ये जो है ओके ओके, तो ये सिर्फ स्वैगर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इधर के फिर परमिशंस का आगे परमिशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये पेजिनेटेड रिस्पांस का डेकोरेटर है। अच्छा, हमने पेजिनेटेड रिस्पांस का डेकोरेटर देखा था अभी। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि एपीआई प्रॉपर्टी इन दोनों में लगा हुआ, इस पर नहीं लगा, ठीक है। इस वजह से कि स्वैगर जो है वो इस तरह की जेनेरिक टाइप को नहीं पढ़ सकता, ठीक है, जब उसको कहीं वो स्वैगर नहीं पढ़ता, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये खास डेकोरेटर डिक्लेयर किया हुआ है जो कि ये करता है कि आप उसको टाइप बताते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि पेजिनेटेड रिस्पांस वीडियो पकड़ता है, पेजिनेटेड रिस्पांस वीडियो में से उसको सिर्फ और सिर्फ काउंटर पेजेस मिलते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं मिलता।
ठीक है। फिर रिकॉर्ड्स को हम अलग डिक्लेयर करते हैं, हम कहते हैं हमेशा ये रे होगी और इस टाइप की होगी जो कि आपने ये बताया। ठीक है, ये कुछ इसमें ओपन एपीआई स्पेक वाली बातें नहीं है, ये टेक्निकली ओपन एपीआई स्पेक लिखी है मैंने है। ठीक है, तो इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो देख ले। वैसे ये चीज़ यूज़ होती है, इस किस्म का डेकोरेटर और कुछ चाहिए भी नहीं फिलहाल, मतलब अगर कोई चाहिए होगा तो दिस इज वेरी गुड टू स्टडी इट। फिर एक प्रिज्मा क्लाइंट का लॉगर भी लगा हुआ है। ठीक है, प्रिज्मा क्वेरीज आप लॉग कर सकते हैं, .env फाइल के अंदर भी लॉग करना चाहते हैं, लॉग क्वेरीज का वेरिएबल बन सकता है, तो क्वेरीज लॉग होना शुरू हो जाएगी। वो इस वजह से कि यहाँ पे हम इनिट सर्विस का मैंने फंक्शन पहले दिखाया था आप लोगों को जब हम वो डिस्कस कर रहे थे कि लॉग क्वेरीज का वो पास करता है, तो वो यहाँ पे यूज होता है। रजिस्टर क्वेरी लॉगर वो सिर्फ कहता है कि जब भी कोई क्वेरी चले तो उसको लॉग करें। ठीक हो गया, तो दैट्स वाई क्वेरीज लॉग हो जाती हैं। फिर एक प्रिज्मा एक्सेप्शन फिल्टर भी है, प्रिज्मा क्लाइंट एक्सेप्शन। ठीक हो गया, ये इस वजह से चलता है, ये इस वजह से चलता है कि यहाँ पे मेन के अंदर मैंने कहा है यूज ग्लोबल फिल्टर प्रिज्मा क्लाइंट एक्सेप्शन फिल्टर। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हर राउट पे आप ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्टिवली राउट पे भी एक्सेप्शन फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं एक कंट्रोलर में जाके यूज फिल्टर की, ठीक है, कि मैं एक्सेप्शन फिल्टर बनाता हूँ, मैं सिर्फ किसी एक कंट्रोलर में जा रहा है तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिज्मा के तो हम ग्लोबल यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वजह से ग्लोबल टाइप किया हुआ है main.ts के अंदर। और इधर मैंने कहा है कि प्रिज्मा वाला ये वाला भी कैच करना है, ये वाला भी कैच करना है, ये वाला भी कैच करना है। ये वाला डुप्लीकेट हुआ है प्रिज्मा की जब वर्जन 5 आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, तब इसको यहाँ से remove करना है। जब भी इसको जो भी हेड ऑफ बैक एंड मतलब ये अब आगे रिमूव तो हो ही जाना है, तो ये अब क्यों पड़ा हुआ है? अभी कभी कभी वो भेज देता है, मैंने देखा है। असल में इसमें वैसे इस मॉडल में हो चुका है नॉट फाउंड एरर के, पहले ये अपनी क्लास अलग होती थी, अभी जस्ट नॉट फाउंड एरर के। अभी भी हम इसको लिख सकते हैं, तो एक अभी कर वही ना कि अभी कर देना चाहिए। अब उन्होंने जब वो लाइन लगा दी, अब तो किसी वक्त भी कर देंगे। फिर बंदा कहने का मतलब ये है कि हम कौन सा देख रहे होते हैं, कौन से वर्जन आ रहे हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। अब अगले वालों ने जो भी संभालेगा उसने फिर गौर से देखने होते हैं। तो ये करता है, ये इधर आता है। और एक्सेप्शन फिल्टर जो है वो बेसिक एक्सेप्शन फिल्टर से एक्सटेंड किया गया है। इसके अंदर आपको कैश का फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता है, जिस तरह मिडिलवेयर के अंदर यूज का फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता था, इंटरसेप्टर के अंदर इंटरसेप्ट का फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता था। तो इसके अंदर आपको कैश का फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता है, वो आपको एक्सेप्शन भेज देता है और ये आर्गुमेंट्स होस्ट है। इसके बारे में मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या है। एनीवे, तो उसके यहाँ पे बस वो एक्सेप्शन को हैंडल करने का लॉजिक लिखा हुआ है और एक्सेप्शन बेसिस पे हम उसका रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड सेट कर देते हैं और उसका रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं। ठीक है, और वंस अगेन इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉजिक हम देख चुके हैं। एंड दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? सब कुछ समझ आ गया। ठीक है जी, ये सारी बातें क्लास को पता है।